नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून के साथ आप ही की हम सफर खास, थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी, आप ही की शायर राशिबा लेकर आई हैं आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से। और दिल से में दिल का राब्ता हम तो करते ही करते हैं और साथ ही साथ कई बातों का खुलासा भी होता है। आज खास है, आज हम आपके लिए एक ऐसे स्पेशल बंदे को लेकर आए हैं जो वाकई में दिल से दिल का राब्ता करना जानता है, जज्बातों को बखूबी समझता है। और जज्बात की अक्कासी करने वाले अगर होते हैं तो उनमें से कई बड़े बड़े शाहकार पैदा करते हैं और इन्होंने भी कई सारे शाहकार हिंदुस्तानी सिनेमा में पैदा किए। और आज नई पीढ़ी जो है उनके जवान दिलों की धड़कन इनके गाने बने हुए हैं। बहुत ही उम्दा गाने इन्होंने हमें दिए हैं, चाहे वो बाजीराव मस्तानी के गाने हो या फिर गुजारिश के गाने या फिर पद्मावती के गाने, बहुत ही रोमांटिक गाने। इनके गाने जब जब सामने आए हैं तो ऐसे दिलों में इन्होंने तरावत का काम किया है कि जवान दिलों को धड़काना सिखाया है। ही इज नन अदर देन तुरा साहब जी। बहुत बहुत ख्याल मकदम है आपका दिल से। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुला के मेरी जो सामाइन हैं, जो ऑडियंस हैं, जिनके लिए मैं यूँ कह लीजिए कि जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, लिखने के लिए मैं पैदा हुआ और मैं मेरे सामाइन के लिए लिखता हूँ, तो उन तक आप मेरी बातचीत और मुझे रूबरू जो है वो पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे जो व्यूअर्स है कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस प्रोग्राम में जब जब आयत चलता है, इस प्रोग्राम में जब जब गुजारिश के गाने बजते हैं या फिर पद्मावती के गाने जो बज रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक उसमें से एक गाना है। और एक तो राजस्थानी फोक को लेकर भी आपने कुछ नया, कुछ कारनामा किया है। सो ये जो शायरी का कीड़ा आपके अंदर है, तो आपका हुलिया ही यही कह रहा है कि एक शायर जो है वो बहुत जज्बाती होता है। ओके, ये जज्बात वाली बात क्या बचपन में ही आई थी कि शायर बनना है, या फिर आपने जब एजुकेशन खत्म की उसके बाद जब मुंबई की तरफ रुख किया? मैं शायर क्यों बना और मैं क्यों हूँ, तो मैं ये बहुत दिन तक ढूंढता रहा है। मैंने अब तक किसी को ये किसी चैनल पे या किसी न्यूज़ में ये बात बताई नहीं है। मैं ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैं अभी, मुझे 3-4 साल पहले 2009 में मैं यहाँ 2002 में मैं मुंबई आया था। उसके तकरीबन 2 साल पहले से मैं शायरी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं शायरी नहीं करता था। तो तब से लेकर अब तक मैं ढूंढ ही रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि बिल्कुल बंजर ज़मीन से मैं उठ के आया हूँ। मतलब आर्ट नहीं वहाँ कहीं, कोई वाबस्तगी नहीं है। तो मुझे पता चला कि मुझे पता ही था कि मेरी जो अम्मी हैं उनका नाम काफिया है। वो कहीं ना कहीं वो काफिया चूँकि शायरी का एक औज़ान है, तो वो मेरी अम्मी का नाम था और वो उसके असरात मेरी अम्मी के खून में थे, तो इसलिए मैं शायर बना। क्या बात है, ये तो बहुत नई बात है। बिल्कुल, मुझे खुद ये भी 2 साल पहले ढूंढते जी पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। नहीं तो अपने खानदान में कोई ना कोई शायर होता है तो उसकी सोहबत में रहकर जी बिल्कुल आप सीखते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आज मेरे गांव में जहां मैं रहता हूं, वहां पे बहुत सारे लड़के जो कोशिश कर रहे हैं और मैं बड़ा खुश होता हूं उनको देख के कि ऐसी ज़मीन पे जहां कोई नहीं था, आज मुझे देख के ही सही वो लोग कुछ करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए कुछ करूँगा, मैं उनको आगे लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उनके भी सपने हैं, उनके घर वालों के भी सपने हैं। तो वो कहीं ना कहीं पूरे एरिया में मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर की जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ मैं कुछ कर सकूँ लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। तो हमने शुरुआत तो की, मैं सोच रही थी 1-2 अशार आपकी ज़ुबानी हो जाए, उसके बाद आप नगमों के बारे में बात करेंगे, आपकी फिल्म पद्मावती पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, और भी बहुत सारी फिल्मों बहुत सारी बातें करनी है। मैं चूँकि मैं पहले एक शायर हूँ और मैं एज ए शायर ही यहाँ आया था गाने लिखने 2002 में। एक लंबी कहानी है, वो स्ट्रगल है और मैं करके जो आया, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी मुझे यहाँ आने देना नहीं चाहते थे, सबकी तरह जो सबके साथ होता है। मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे अब्बा से कि ये जाएगा, इसे आप ना रोकें, इसको हम भेजेंगे। और मेरी दादी ने मेरा सपोर्ट किया, फिर मेरे अब्बा ने भी मुझे फिर वो बहुत सपोर्ट किया, मेरे वालिद ने अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू घर से पैसे भेजते थे। आप यहाँ एज ए लिरिसिस्ट बनने की घर से आए थे कि या फिर कुछ और करना चाहते थे? राइटर बनना जी, मैं एक्चुअली एज ए लिरिसिस्ट, मतलब राइटर ही, वो ये था कि अगर राइटिंग का काम मिला तो वो भी करूँगा, लेकिन मेन तो मेरा यही था कि मैं लिरिक्स लिखूँ, चूँकि मैं शायरी करते हुए आया था। तो बात यहाँ से शुरू होती है। मैंने बहुत पहले कुछ लाइनें सबक की तरह लिखी थी और सबक की तरह मैंने उनको याद किया, और मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों से बोलता हूँ कि इस पे अमल करें। तो इंशाल्लाह अगर हमारे सुनने वाले भी इस पे अमल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे तो हुआ है डेफिनेटली। लाइनें हैं कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो,
और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। वाह क्या बात है, Thank बहुत फलसफा है इसमें। जी बिल्कुल। और आपकी फिलोसफिकल शायरी हर एक गाने में दिखती है। और जैसे हम संजय लीला भंसाली के साथ देखें, आपने जी। कई सारे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ पहले काम किया। से जेल में ही आपने बहुत ही प्यारा गाना लिखा जो सर चढ़ के बोला, नौजवान दिलों की धड़कन है वो गाना। उसके अलावा फिर आप का जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा संजय लीला भंसाली के साथ। उनके साथ राब्ता बहुत अच्छा रहा और पद्मावती तक ही चल रहा है। जैसे गुजारिश उड़ी में एक होप, एक तरह की आशा है, तो उसमें फिर तेरा जिक्र, वो जिक्र में बहुत ही रोमांटिसिज्म है। मतलब ऐसा रोमांटिसिज्म है कि आपके गूज़बम्स आते हैं। मतलब एक तरफ से होप, एक तरफ से रोमांटिसिज्म। ये अनुभव कैसा था जब आपने संजय लीला भंसाली के साथ शुरुआत की थी? जी। क्या उन्होंने आपको खुला छोड़ दिया था या सिचुएशन के हिसाब से आपको बताया था गाना लिखे? देखिए जितने भी लोगों के साथ मैंने अब तक काम किया है वो सब बहुत कमाल के लोग हैं और कमाल के लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया। सबने बहुत अच्छा काम किया। बस संजय जी के साथ काम करके जब मैं उनसे मिला, उनसे मैंने बातचीत की, ये गुजारिश के पहले मैं उनसे मिला था, तो मुझे बहुत खुशी और बहुत अच्छा, और मैं अपने आप को बहुत लक्की मैं इसलिए मैंने माना कि संजय जी को पोइट्री की बहुत समझ है और पोइट्री की वो इज़्ज़त करते हैं। और जब आप किसी चीज़ की इज़्ज़त करते हैं तो समझ आपको अपने आप आ जाती है। क्या बात? आप यकीन करें कि मैंने उनको वो गाना सुनाया था जो फिल्म में था, गुजारिश में गाना था, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। तो फर्स्ट गाना उस फिल्म का वो रिकॉर्ड हुआ। फिर उन्होंने मुझसे और कहा कि कुछ और मुखड़ा सुनाओ, तो वो भी मेरा पहले लिखा हुआ था, जाने किसके ख्वाब। उसके बाद फिर ये तेरा जिक्र है या इत्र है। संजय जी ने जो मेरी पोएट्री थी, जो मैं लिखना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने तरीके का काम करूं। मैं समीर जैसा काम ना करूं। समीर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनके जैसा ना करूं, क्योंकि उसके लिए वो मौजूद है और कैपेबल भी हैं। गुलजार साहब जो करते हैं वो अपना तरीका करते हैं, जावेद साहब अपने तरीका करते हैं। तो मेरी कोशिश शुरू से यही रही कि मैं खुद के तरीके का काम करूँ, तो वही मेरी पहचान बन सकती है। और मैंने कोशिश की और वो मेरी कोशिश जो है वो संजय जी ने उसको समझा और लिया, और जब उन्होंने लोगों तक उसको पहुँचाया तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। और बस मेरी यही कामयाबी है और यही मेरी मंजिल है, यही मेरी मेहनत थी और मैं आगे भी यही करता रहूँगा। लेकिन आयत ने जो कमाल कर दिया, उसका जादू हर सू बिखरा और साथ ही साथ आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। और आयत कैसे हुआ? आयत में जो शब्द है सच्ची में ऐसा लगता है कि मतलब रूह को छूने वाले वो अल्फाज हैं। जी अगेन वही के मैं इश्क को बहुत बखूबी आपने समझा है। जी मैंने इश्क किया भी है और उसको समझा भी है और जाना भी है। अभी भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इश्क जो है वो बहुत एक समंदर है, और इश्क ये नहीं कि आप किसी लड़की से करें या किसी लड़के से करें, या मतलब किसी लड़का इन द सेंस किसी दोस्त से या किसी दोस्त से करें आप। वो इश्क माँ से भी हो सकता है, वो इश्क महबूबा से भी हो सकता है, वो किसी दोस्त से भी हो सकता है, वो हमारे फादर से भी हो सकता है और काम से भी हो सकता है। और वो अल्लाह से तो ऑब्वियसली ऊपर वाले से सबको होता है, क्योंकि वो सबको बनाने वाला इस दुनिया का क्रिएटर वही है। तो हमें उससे तो इश्क जो है ना वो किसी से भी हो सकता है, बस उसको करने की, जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आयत भी उसी इश्क का एक एग्जाम्पल है जो मैंने किया है। इस दुनिया में आने के बाद मैंने बहुत चीज़ों से इश्क किया है। मेरा तो मानना ये, हमेशा मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बातें बोलता हूँ, मैं आपके पास भी बोलूँगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटे से गांव मुजफ्फरनगर संबल हेड़ा के एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली आया, दिल्ली से बॉम्बे आया, बॉम्बे से मैं अमेरिका, लंदन, गल्फ, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, पूरा वर्ल्ड में घूम चुका हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि दुनिया की कोई भी तरक्की, वो इश्क की हो या जो है किसी मतलब जो है किसी शख्सियत की हो, या किसी जो आप काम करते हैं उसकी हो, या किसी देश की हो, या किसी गांव की हो, या किसी मजहब की हो, इवन वो बिना मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं है। मोहब्बत बहुत जरूरी है। मोहब्बतों में ही तरक्की हो सकती है, नफरतों में दुनिया की आज तक कोई तरक्की हुई नहीं। क्या बात है। पीछे जाते हैं हम। यहाँ पे हम एक और बात पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं अब पद्मावती पे। और पद्मावती का घूमर एक अलग तरह का प्रयास है ये आपके लिए, जो राजस्थान, ऑब्वियसली स्टोरी राजस्थान की ही है, पद्मावती रानी की कहानी है, और आपने उसमें थोड़ा फोक टच दिया है। संजय लीला भंसाली के कहने पर या फिर आपका थोड़ा फोक के साथ भी काफी राब्ता है। कहते हैं कि एक शायर को हर एक चीज आनी चाहिए, हर एक एलिमेंट्स होने चाहिए। सो ये एलिमेंट कहाँ से आया? जी देखिए, जब ये फिल्म सर ने मुझे दी और मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि दुराज एक फिल्म है
और इस तरह की फ़िल्म है, इसमें जो तुम्हारा स्टाइल है वो तो करना ही है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। और भी राइटर है, वरना मैं उनको बुलाता। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है तो मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें गाना है जो घूमर, एक राजस्थानी एक फोक सॉन्ग में एक जो है उसका एक फॉर्मेट है, एक नाम होता है उसका, उसे घूमर कहते हैं। और वो जब कोई स्त्री जो है वो प्यार में बहुत मग्न होती है और वो खुशी में उसको गाती है, झूमती है, उसको घूमर कहते हैं। तो वो रानी पद्मावती जी जो हैं वो रतन सेन जी के लिए ये गाना जो है वो गा रहे हैं। और तो मैंने उनसे कहा सर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं तो कभी लिखा नहीं इस तरह का गाना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो, कोशिश करो, लिख लोगे। तो मैं उन्हीं दिनों एक मुशायरा पढ़ने राजस्थान गया था, तो मैं वहाँ कुछ लोगों से मिला, मैंने वहाँ बातें की लोगों से, उसके बारे में कुछ जानकारी की। फिर संजय जी ने मुझे बहुत सारे इनपुट्स जो हैं वो दिए और एज ए कंपोज़र उन्होंने बहुत अच्छी कमाल की धुन बनाई और मैंने वो गाने लिखने की कोशिश की। मैंने ये गाना कई बार लिखा, 2-3 बार लिखा, बट जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था ये धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग की छोड़ के घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट घूमर घूमर घूमे। और इतना खूबसूरत गाना बना, घूमर को पूरी दुनिया सुन रही है और सेलिब्रेट कर रही है। उस पर कितने लोगों ने अपने वीडियोस जो हैं डाले हैं, लोग मज़ा कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रोमांटिक गाना, फिर वो आयत की तरह वाला गाना है, वो एक बार आपने अटेम्प्ट और किया है उसी तरह पे गाना। संजय जी ना इस बात पे खरे इसलिए उतरते हैं कि उन्होंने जितने भी गाने मेरे इस तरह चूज़ किए और लिए और उन पे यकीन दिखाया और उनकी इज्जत की, उनसे मोहब्बत की, उन सब गानों की ऑडियंस ने उसको वही किया जो उन्होंने किया, मोहब्बत की, इज्जत की, उनसे प्यार किया, इज्जत दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मोहब्बत से अगर आप लिखेंगे तो वो तो सामने लोगों के आएगी और लोग उसको पसंद भी करेंगे। और बिल्कुल आपने कमाल किया है और आपका कमाल लगातार जारी रहे। और तुराज साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो आपके चहेते लोग हैं उन्होंने मैसेज किया है आपको जी, और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं आप खुद कटघरे में खड़े हैं, आप जवाब दे दीजिए। मैं खुद जानने के लिए बड़ा बेताब हूँ कि मैं कम से कम मुझसे कोई कुछ पूछना चाहता है। हाँ। जी चलिए मेरा मैसेज पढ़ते हैं। मेरा नाम वसीम रंगरेज है और मैं जयपुर से हूँ। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका लिखा घूमर सॉन्ग बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी आपको अवार्ड मिले। इंशाल्लाह, आमीन। और घूमर के बारे में तो आपने काफ़ी बातें बताई, इनको इन तक तो पहुंच गई होगी। और एक और मैसेज है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं तुराज जी, आपको किसी फिल्म में एक्टिंग का रोल करना चाहिए। अफरोज खान फ्रॉम मुंबई विरार। बिल्कुल, आप फिल्म बनाइए अफरोज भाई, मैं एक्टिंग करूंगा। मैं तो चाहती हूँ कि नेक्स्ट फिल्म में संजीला बंसारी जी आपको शायरी ले लें। नहीं बिल्कुल, मैं देखिए आर्टिस्ट तो हूँ मैं, इसलिए मैं लिखता भी हूँ। तो अगर कभी, हालांकि मुझे एक्टिंग आती नहीं है, मैंने एक फिल्म में एक छोटा सा रोल किया भी था, बट मुझे अभी तक एक्टिंग आती नहीं। वो एक फिल्म थी, बहुत छोटी फिल्म थी, डायरेक्ट इश्क करके एक फिल्म थी, तो मैंने उसमें एक किया था एक छोटा सा रोल। बट डायरेक्ट इश्क के गाने भी आपने लिखे थे? जी, गाने भी लिखे थे और उसमें कुछ स्क्रिप्ट भी मैंने कुछ किया था। आई गेस उसका एक इश्क को आपने नींबू का रंग दिया था उसमें। हाँ, याद आ गया मुझे। वो बहुत अच्छा मुखड़ा था कि तेरा नाम आते ही दास्तां में मेरी कुल्फियाँ खुल गई हैं ज़बां पे मेरी, जिस्म से अंगड़ाइयाँ झड़ने लगी, होंठ से सिसकियाँ नीचे गिरने लगी, तेरा इश्क बिल्कुल नींबू सा है। आपने इश्क को नींबू का नाम दे दिया, किसी ने इश्क को कम्बख्त का नाम दिया, एटलीस्ट आपने तो नींबू का नाम दिया। जी, इश्क। बहुत खूब। हम एक बार मैसेज पे आते हैं। नमस्कार तुराज जी, ओके, मैं भिश्नोई बैंगलोर से हूँ और आपके लिखे गाने बहुत पसंद हैं। आपने शाहरुख खान की फिल्म के लिए नहीं लिखा है, ना ही आमिर खान की फिल्म के लिए। मुझे मिलके यूं लगा आपका, ओके इट्स दैट मिलके यूं लगा फ्रॉम फिल्म जेल। जी मिलके यूं लगा बहुत पसंद आता है। और अब तोहे जाने न दूंगी की शायरी भी बहुत अच्छी है। तोहे जाने न दूंगी ये बाजीराव मस्तानी, जो रिलीज नहीं हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी ओके, ऑडियो में था, फिल्म में नहीं था। क्वेश्चन इनका ये है, क्वेश्चन कि शाहरुख खान और आमिर खान के लिए आप कब लिखेंगे? मैं सबके लिए लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं शाहरुख खान के लिए भी लिखना चाहता हूँ, मैं सलमान खान के लिए भी लिखना चाहता हूँ, मैं आमिर खान के, अक्षय कुमार के, ऋतिक रोशन के, उसके लिए तो मैं लिख चुका हूँ, ऋतिक भाई के लिए तो और भी जितनी भी फिल्में बनती हैं सब मेकर्स, मैं इवन मैं रहमान के साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे उनके साथ काम करने की बड़ी तलब है, यूँ कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं, आप यकीन करें, मैंने कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी इसके पीछे स्ट्रगल नहीं किया कि मैं शाहरुख खान की ही फिल्म करूं, मैं सलमान खान की ही फिल्म करूं, मैं आमिर खान की ही फिल्म करूं, कभी नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे हिस्से में और मैं इस लायक हूं तो ऊपर वाला
मुझे वो मौका ज़रूर देगा। और यहाँ उसने लोग बिठाए हुए हैं, जब वो किसी को मकाम देता है ना, तो उसके लिए वो जो है वो लोग खड़े कर देता है, लोग लगा देता है। तो ये सब उसी का कमाल है, आदमी का कमाल एक्चुअली है नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो जिस दिन मैं इस लायक हूँगा और मुझसे ऊपर वाला वो काम करवाना चाहेगा, तो मैं ऑब्वियसली वो लोग मुझे बुलाएंगे और मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा खुशी खुशी। अगर वो नहीं बुलाएंगे और नहीं काम करवाएंगे, मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में नहीं है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जितना कर सकता था या जितना मैंने कर लिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जिन लोगों ने मुझे मोहब्बतें दी हैं और मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ काम कर रहे हैं और मेरी चीज़ें सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा। दिल से में आपने बड़ा एक जादू बर्पा कर लिया, शायरानापन डाल दिया। लोग अक्सर और बेशतर इसमें शेर व शायरी करते हैं। आज बजाते खुद एक शायर हमारे एक 2-3 शेर और सुना दूँ क्या? जी, एक मेरी गज़ल है, ऐसी बिल्कुल तहत में पढ़ूंगा मैं कि खुशी, देखिए वही कि आदमी को ठहरना चाहिए कहीं ना कहीं, जिस सिचुएशन में भी है, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। आपको जिस हाल में ऊपर वाले ने रखा, आप रहिए, खुश रहिए, मोहब्बतें बांटिए। तो मेरा यही मानना है, हर आदमी हर जगह के लिए नहीं होता है, हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं होता है और सारी चीज़ किसी को नहीं मिलती है। तो हम भी उसी का हिस्सा है, हमें भी सब चीज़ें नहीं मिल सकती। तो बस वहीं से मैंने एक गज़ल कहने की कोशिश की है कि खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम, हमदम मतलब साथ चलती, खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वाह! उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और मैं जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और ख़ास शेर, आखिरी शेर इस गज़ल का, कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत रौनक बढ़ाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजा आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आपने फेवरेट चहेते लिरिसिस्ट से आपकी मुलाकात करवा दी आज शीबा ने। फिलहाल यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज नाउ।